नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो लेक्चर में मुद्रास्फीति यानी मनी इन्फ्लेशन के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मुद्रास्फीति के 2 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, उनके लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम निम्न बिंदु पर चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं में पहला बिंदु है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति सैमुअल्सन का दृष्टिकोण, यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के संबंध में सैमुअल्सन का क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में समझेंगे। नंबर 2 मुद्रास्फीति का संरचनात्मक सिद्धांत यानी स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे। नंबर 3 स्थायी मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे। और नंबर 4 मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के बारे में समझेंगे। और नंबर 5 है स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी। 5वां क्या है? स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का सैमुअल्सन का दृष्टिकोण। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के संबंध में जो है सैमुअल्सन का दृष्टिकोण। सैमुअल्सन इसे पूर्ति आघात स्फीति यानी सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन या स्फीति का आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को जो है सैमुअल्सन पूर्ति आघात स्फीति यानी सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन या स्फीति का आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। इसे विक्रेता स्फीति यानी सेलर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को जो है विक्रेता स्फीति यानी सेलर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। यह दृष्टिकोण मानता है, यानी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति मानता है कि मूल्य स्तर में वृद्धि समग्र मांग में वृद्धि या अधिकता के कारण नहीं होगी। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति मानता है कि मूल्य स्तर में जो वृद्धि होगी वह समग्र मांग में वृद्धि या अधिकता के कारण नहीं होगी, बल्कि उत्पादन लागत के किसी अंग या संगठक जैसे कि मजदूरी लागत तथा लाभ सीमा या कच्चा माल की लागत में वृद्धि के कारण होगा। मूल्य स्तर में जो वृद्धि होगी वो कैसे होगी कि उत्पादन लागत यानी मजदूरी में वृद्धि होगी या लागत में वृद्धि होगी या लाभ सीमाओं या कच्चा माल की कीमतों में जो है उसमें वृद्धि होने के कारण जो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। उसके बाद है कि अगला है दूसरा मुद्रास्फीति का संरचनात्मक सिद्धांत यानी स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का संरचनात्मक सिद्धांत इस स्फीति का प्रतिपादन जो है वो गुनार मिल्टन ने किया। मुद्रास्फीति का संरचनात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? गुनार मिल्टन ने किया, जिसमें जो है पॉल स्ट्रेटन ने भी अपना योगदान दिया था। मुद्रास्फीति के संरचनात्मक सिद्धांत में जो है पॉल स्ट्रेटन ने भी गुनार मिल्टन के साथ अपना योगदान दिया था। यह सिद्धांत मानता है कि कम विकसित देशों में अर्थव्यवस्था की संरचना में होने वाले असंतुलन जो है वो स्फीति को जन्म देगी। मुद्रास्फीति का जो संरचनात्मक सिद्धांत है वह क्या मानता है कि जो कम विकसित यानी लो डेवलपमेंट कंट्री हैं उनमें अर्थव्यवस्था की संरचना में होने वाले जो असंतुलन है उसके कारण जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। यह सिद्धांत लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की स्थिति को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया। जो मुद्रास्फीति का संरचनात्मक सिद्धांत है वो लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की स्थिति को जो है ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जो है आयात प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जो है अधिक बल दिया गया। मुद्रास्फीति के संरचनात्मक सिद्धांत में क्या किया गया? आयात प्रतिस्थापन पर जो है अधिक बल दिया गया।
संरचनात्मक मुद्रास्फीति के समर्थकों का कहना है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन के जो समर्थक थे, अर्थशास्त्री थे, उनका कहना है कि विकासशील देशों में जो कि तीव्र आर्थिक विकास करने का प्रयत्न करते हैं, उनमें मुद्रास्फीति का होना अवश्यंभावी है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति के समर्थक जो थे, उनका यह कहना है कि विकासशील देश जो है अपना आर्थिक विकास को तीव्र करने का प्रयत्न करते हैं, जिस कारण जो है उन देशों में मुद्रास्फीति का होना जो है अवश्यंभावी है, क्योंकि उनमें जो है आधारभूत आर्थिक, संस्थागत तथा सामाजिक संरचना संबंधी बाधाएं होती हैं जो उत्पादन व आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि को रोकती हैं। क्योंकि विकासशील देशों में जो है आर्थिक, संस्थागत तथा सामाजिक संरचना संबंधी क्या होती हैं कि बाधाएं होती हैं, जिसके कारण जो है उत्पादन व आर्थिक विकास में वृद्धि तीव्र गति से नहीं हो पाती है। यह भौतिक बाधाएं आर्थिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न आय व समस्त मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन को बढ़ाने में रुकावटें डालती हैं। जो ये भौतिक बाधाएं हैं, अर्थात आर्थिक, संस्थागत तथा सामाजिक संरचना संबंधी जो बाधाएं हैं, ये क्या करती हैं कि समस्त मांग में वृद्धि जो है की तुलना में जो है पूर्ति की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन को नहीं बढ़ाती हैं। यानी कि जिस अनुपात में जो है उत्पादन उपभोक्ताओं का जो है मांग में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मांग में जो है वृद्धि होती है, उसके अकॉर्डिंग उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि वस्तुओं की समस्त मांग समस्त पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि समस्त मांग अधिक हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन है वो कम होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कम होने से क्या होगा कि मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। अगला है मुद्रास्फीति की संरचनात्मक विचारधारा के अनुसार जो है निम्न 3 प्रकार की संरचनात्मक बाधाएं हैं जो विकासशील देशों में मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है। मुद्रास्फीति की संरचनात्मक विचारधारा के अनुसार जो है 3 प्रकार की संरचनात्मक बाधाएं हैं जो विकासशील देशों में मुद्रास्फीति को जन्म देती हैं या मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी हैं। उनमें पहला है कृषि उत्पादन अथवा खाद्यान्नों की पूर्ति का बेलोज होना, यानी इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, अर्थात उनका पर्याप्त मात्रा में न बढ़ पाना, यानी उत्पादन का जो है मांग के अनुसार नहीं बढ़ पाना। दूसरा है बजट अवरोध यानी बजट कॉन्स्टेंट, और तीसरा है विदेशी मुद्रा अवरोध यानी फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्टेंट। तीसरा क्या है कि विदेशी मुद्रा अवरोध यानी फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्टेंट। ये जो है 3 प्रकार की संरचनात्मक बाधाएं हैं जो विकासशील देशों में मुद्रास्फीति को उत्पन्न करती हैं। इनके बारे में समझते हैं विस्तृत व्याख्या। पहला है कृषि संबंधी अवरोध यानी एग्रीकल्चर बॉटलनेक्स। औद्योगिकरण द्वारा आर्थिक विकास की दर को तेज करने के लिए विकासशील देशों में अधिक निवेश किया जाता है। अधिक निवेश करने के फलस्वरूप जो है मुद्रा आयों तथा समस्त मांग में वृद्धि होती है। क्या किया जाता है विकासशील देशों द्वारा कि औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए जो है वो विकासशील देश क्या करते हैं कि अधिक निवेश करते हैं। अधिक निवेश करने से मुद्रा और या आयों तथा समस्त मांग में वृद्धि होती है, जिसका एक बड़ा अंश जो है वो खाद्यान्नों पर व्यय किया जाता है। उस आय का या मुद्रा का जो है वो एक बड़ा अंश जो है खाद्यान्नों पर व्यय किया जाता है, जिससे जो कृषि में संस्थागत टेक्नोलॉजी संबंधी व सामाजिक बाधाओं के कारण उनका उत्पादन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी बढ़ाया नहीं जा सकता है। मतलब कि जिस अनुपात में मांग में वृद्धि हो रही है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उत्पादन नहीं होता है। तो विकासशील देश में जो है क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति जो है उत्पन्न होती है। विकासशील देशों में क्या होता है कि देशों में कृषि में जो है प्रधान रूप से छोटे किसान, कृषि में जो है जो छोटे किसान होते हैं वो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन कार्य करते हैं। विकासशील देशों में क्या होता है कि जो छोटे किसान होते हैं, कृषक होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए यानी लाइफ सस्टेन के लिए जो है उत्पादन कार्य करते हैं
और मार्केट में अपनी फसल को नहीं बेचते और इसलिए जो है कृषि पदार्थों की जो मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि के अकॉर्डिंग जो है वो उत्पादन को नहीं बढ़ाते, इसलिए मुद्रास्फीति जो है उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है बजट अवरोध यानी बजट कॉन्स्ट्रेंट। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सरकार को जो है सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो है सरकार को क्या करना पड़ता है कि सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। विशेषकर इसे जो है आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली, परिवहन, संचार साधनों तथा आदि पर व्यय किया जाता है और सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में जो है निवेश करना पड़ता है, भारी निवेश करना पड़ता है। आधारभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में जो है सरकार को क्या करना पड़ता है कि भारी निवेश करना पड़ता है, जिसके लिए उसे वित्तीय संसाधन जुटाने होते हैं। सरकार को या गवर्नमेंट को जो है वित्तीय संसाधन जुटाने होते हैं, किंतु संस्थागत एवं सामाजिक अवरोधों के कारण जो है सरकार करों आदि से प्राप्त राजस्व प्राप्त नहीं कर सकती। इन जो संस्थागत एवं सामाजिक अवरोध हैं उनके कारण क्या करती है कि सरकार को जो है जो करों आदि से जो राजस्व प्राप्त होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो है जो राजस्व प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बजट में जो है भयंकर क्या होता है कि घाटा उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वित्त व्यवस्था सरकार नई मुद्रा जारी करती है जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि सरकार को जब बजट में घाटा उत्पन्न होता है तो सरकार क्या करती है कि उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा को जारी करती है, जिसे जो है घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहा जाता है, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मुद्रा की पूर्ति में बहुत वृद्धि होती है। जब गवर्नमेंट जो है नई मुद्रा का सृजन करेगी तो उससे क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति जो पैदा हो जाएगी। जो लोगों के पास मुद्रा होगी वो उनके जो संचय करने की मांग से अधिक हो जाएगी, तो लोग उसको जो है क्या कहते हैं वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय करना प्रारंभ करेंगे, तो जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा है विदेशी मुद्रा अवरोध यानी फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट। तीव्र आर्थिक विकास लाने के प्रयासों में आयात किए जाने वाले पदार्थों की मांग बहुत बढ़ जाती है। तीव्र आर्थिक विकास लाने के प्रयासों में जो है आयात किए जाने वाले पदार्थों की मांग जो है बहुत बढ़ जाती है। तकनीकी पिछड़ापन, संरचनात्मक असंतुलन तथा साधनों की अपूर्ण गतिशीलता के कारण जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया से आयात तो बहुत बढ़ जाते हैं परंतु निर्यात उतने नहीं बढ़ते, जिससे जो है भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आयात अधिक हो जाते हैं और जो है निर्यात उसके अकॉर्डिंग कम होते हैं। आयात के अधिक होने से और निर्यात के कम होने से जो है भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। निरंतर भुगतान शेष की कठिनाइयाँ विकासशील देश को जो है अपनी करेंसी का अवमूल्यन करने को मजबूर कर देती है। विकासशील देशों को जो है भुगतान शेष का असंतुलन होने से, लगातार भुगतान शेष का असंतुलन होने से करेंसी का जो अवमूल्यन है वो देश अवमूल्यन करने लग जाता है। इस अवमूल्यन से जो है आयात किए जाने वाले माल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे जो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है अगला तीसरा जो पॉइंट है वो स्थायी मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन, स्थायी मुद्रास्फीति। इस धारणा का प्रतिपादन 1981 में स्कस्टेन ने किया था। स्थायी मुद्रास्फीति का जो प्रतिपादन किया था वो 1981 में स्कस्टेन ने किया। स्थायी मुद्रास्फीति अंतर्निहित कीमत तथा मांग की उन दशाओं को अनिवार्य रूप से व्यक्त करती है जो उत्पादन के सामान्य रूप पर होने की स्थिति में स्फीति को प्रभावित करती है। उत्पादन के सामान्य रूप पर होने की स्थिति में जो है स्फीति को प्रभावित करती है। स्थायी मुद्रास्फीति अंतर्निहित कीमत तथा मांग की उन दशाओं को अनिवार्य रूप से व्यक्त करती है। कीमत तथा मांग की उन दशाओं को व्यक्त करती है उन जो उत्पादन के सामान्य रूप पर यानी उत्पादन के स्थिर होने पर जो है स्फीति को प्रभावित करती है। इस प्रकार की स्फीति की गणना करते समय यानी
स्थायी मुद्रास्फीति की गणना करते समय हम केवल वे ही वस्तु लेते हैं जिनके मूल्य में स्थिरता हो, यानी जिनके मूल्य में उच्चावचन नियमित रूप से देखे जाते हैं। रिजर्व बैंक गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को जो है कोर स्फीति के रूप में लेता है। रिजर्व बैंक जो है यानी आरबीआई गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं यानी मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं से संबंधित स्फीति को जो है कोर स्फीति के रूप में लेता है। यानी गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुएं हैं उनको जो है कोर स्फीति के रूप में जो है लेता है। स्थायी मुद्रास्फीति अनेक रूपों में पाई जाती है। जो कोर इन्फ्लेशन है उसके अनेक रूप होते हैं। उनके मापने के जो है स्थायी मुद्रास्फीति को मापने के जो रूप हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इनमें से दो अधिकांशतः प्रयोग में लाए जाते हैं। उनमें है पहला है अपवर्जन सिद्धांत यानी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा है भारित सुव्यवस्थित मध्यम पद्धति। दूसरा क्या है कि भारित सुव्यवस्थित मध्यम पद्धति वेटेड टर्म्ड मीन मेथड। अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार ऐसी वस्तुओं के मूल्य को निकाल दिया जाता है। यानी अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार जो है ऐसे वस्तुओं के मूल्यों को निकाल दिया जाता है जिसके मूल्यों में उद्वेगशीलता अधिक होती है। यानी उद्वेगशीलता का मतलब क्या हुआ कि अधिक उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। जिन वस्तुओं के मूल्य में जो है उनको जो है निकाल दिया जाता है, उसे अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है। अगला है मुद्रास्फीति यानी डिफ्लेशन। यह मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति होती है। मुद्रास्फीति जो है मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति होती है। डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का विपरीत है। मुद्रास्फीति मूल्य स्तर के गिरावट की एक विशेष अवस्था है। मुद्रास्फीति जो है मूल्य स्तर के गिरावट की एक विशेष अवस्था है। मूल्य में प्रत्येक गिरावट अस्फीति नहीं। मूल्य में प्रत्येक गिरावट वस्तुओं एवं सेवाओं के जो मूल्य है उनमें प्रत्येक गिरावट जो है वो अस्फीति नहीं कहलाती है। इस संबंध में पिगू के अनुसार पिगू कहते हैं कि मुद्रास्फीति मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है। मुद्रास्फीति जो है मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जबकि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन है वो आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है, तो जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अगला है स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी। पांचवा जो है वो क्या है कि स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति यानी इन्फ्लेशन तथा मंदी रिसेशन दोनों की स्थिति जो है साथ साथ बनी रहे उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थिति जो है साथ साथ बनी रहे उसे स्फीति कहते हैं। इसमें जो है आर्थिक वृद्धि दर और कीमत बढ़ने की दर धीमे होगी। स्टैगफ्लेशन में जो है आर्थिक वृद्धि दर और कीमत बढ़ने की दर जो है वो धीमे होगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।